कैपलर्स लॉज, चलो कैपलर्स लॉज, कैपलर के प्लेनेटरी मोशन के 3 लॉ है। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, ये स्कूल में बहुत इंपॉर्टेंट है, आते ही है। मतलब जो 2-3 मैंने कल बोले थे उनमें एक और ये जोड़ लो। ऑर्बिट्स का लॉ, लॉ ऑफ टाइम पीरियड, ये 3 लॉ है। लॉ ऑफ ऑर्बिट मतलब एवरी प्लैनेट revolves around sun in elliptical orbit with sun as one of foci। उन 2 फोकस में से, इलिप्स के 2 फोकस होते हैं, उन 2 फोकस में से एक फोकस पे सन है। ये प्लेनेट हमारा ऐसे घूम रहा है, तो ये वाला हमारा अपोजी है, ये हमारा पॉइंट पेरिजी है। अपोजी पे स्पीड मिनिमम आएगी, इस पे स्पीड मैक्सिमम आएगी। अंडरस्टूड है, ये डिस्टेंस मिनिमम है, ये डिस्टेंस मैक्सिमम। तो ये लार्जेस्ट डिस्टेंस वाला केस है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस वाला केस है। तो ये मिनिमम मैक्सिमम पहला ये है। ये इनने पूरी तरह से ऑब्जर्वेशन से लॉ निकाला था। सभी प्लेनेट को ऑब्जर्व किया, अलग अलग पॉइंट पर लोकेशन देखी और कहा कि ट्रेजेक्टरी ये इलिप्स है। इनको इसका प्रूफ का कोई आइडिया नहीं था कि इलिप्स निकलेगा, इन्होंने बस ऑब्जर्वेशन बेस्ड ये लॉ बनाया था। न्यूटन ने इसको प्रूव किया था कि ये सही है, और न्यूटन ने कैसे प्रूव किया था उसके लिए पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, जो अपन पढ़ते नहीं है। वैसे भी कैलकुलस चाहिए पड़ेगा, तो इसका प्रूफ हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो बस ये ऑर्बिट इलिप्स होती है। तो फिलहाल समझ गए, मिनिमम मैक्सिमम ये सब हमें पता है। ये कुछ इस पार्ट को हम मेजर एक्सिस कहते हैं, ये लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है, ये लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस है। तो पहला लॉ सिंपली ये था कि 2 में से एक किसी जगह सन फोकस की तरह होगा और ये ऐसे घूम रहा होगा। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ टाइम पीरियड। स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट is proportional to cube of semi major axis। means t square is directly proportional to a cube, और a कितना है, r min plus r max by 2। देखिएगा मिनिमम डिस्टेंस ये है, मैक्सिमम ये है, ये 2a था, तो a की वैल्यू इन दोनों का एवरेज होगी। इसको ही मेजर एक्सिस को ही 2a कहते हैं, सेमी मेजर एक्सिस a होती है। तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब हमने पढ़ रखा है। आर हमने स्पेशल केस सर्कल के लिए पढ़ा था, क्योंकि सर्कल के केस में मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस दोनों बराबर है, तो मेजर एक्सिस ही 2r है और स्मॉल a ही r है। तो दरअसल सर्कल इसका स्पेशल केस था, जहां टी स्क्वायर आर क्यूब के प्रोपोर्शनल हो गया। इन्होंने कहा सिर्फ सर्कल में नहीं, किसी भी इलिप्टिकल ऑर्बिट में टी स्क्वायर, ये जो मेजर एक्सिस आई है उसके आधे के क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब शायद समझ गए होंगे, पहले हमारा आ रहा था टाइम पीरियड, ये आया था, याद दिलाता हूं, 2πr/v। लेकिन अब टाइम पीरियड उतना आसान नहीं, क्योंकि स्पीड वेरिएबल है और आपको ये बाउंड्री का पेरीमीटर भी नहीं पता। पहले हमने क्या किया, पेरीमीटर अपॉन स्पीड, पेरीमीटर 2πr था, स्पीड कांस्टेंट थी। अब ना तो हमें पेरीमीटर पता है, ना हमें स्पीड ही, क्योंकि स्पीड वेरिएबल है। लेकिन फिर भी आंसर इसका ये आएगा। तो आपको ये आंसर क्या आएगा ये याद नहीं रखना है, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, ये लॉ की तरह याद रख रहे हैं। और तीसरा आया लॉ ऑफ एरिया, एरिया स्वेप्ट बाय लाइन ज्वाइनिंग
sun and planet sweeps equal area in equal interval of time. ये सबसे अलग था। पहले में यह बताया कि ऑर्बिट कैसी है, दूसरे में टाइम पीरियड का ऑर्बिट के साथ क्या रिलेशन है, तीसरे में यह कहा कि यहां से टाइम टी में, यहां से टाइम टी में जो एरिया कवर्ड होगा वही टाइम, जैसे ये डेल्टा टी है टाइम, यहां से भी टाइम डेल्टा टी है, तो अगर टाइम बराबर है तो ये एरिया A1 और A2 आपस में बराबर है। अभी लिखिए मत, अभी समझ लीजिए। एरिया दोनों आपस में बराबर है, कुछ हद तक फीलिंग तो आ रही है। समझिए, यहां रेडियस ज्यादा है, यहां लेंथ ज्यादा है तो स्पीड कम है, यहां लेंथ कम है तो स्पीड ज्यादा है, तो एरिया शायद बराबर तो निकल सकते थे। पहले समझ में आया? यहां से स्लो है, मतलब मोशन ऐसी, काफी स्लो हो गया। ये समझ में आया? क्योंकि यहां पास आ गया तो ये तेज है, यहां स्लो है। ठीक है, तो यहां टाइम, उतने ही टाइम में डिस्टेंस कम कवर करेगा लेकिन लेंथ ज्यादा है, यहां लेंथ कम है लेकिन डिस्टेंस ज्यादा कवर अप करेगा, तो शायद बराबर हो सकते थे। अब बराबर है ही, ये जरा इसका प्रूफ देखें। ये सन है, तो किसी भी टाइम में ये एरिया DA, ये एरिया DA, ये एंगल मान रहा हूं D थीटा, तो एरिया स्वेप्ट, एरिया स्वेप्ट हाफ R² D थीटा। इसको सर्कल की आर्क की तरह मान लें, और R क्या है? ये लगभग इस डिस्टेंस को मैंने R मान लिया क्योंकि इतने छोटे पार्ट के लिए ले रहा हूं कि ये डिस्टेंस रफली कांस्टेंट है, तो इसको हाफ R² D थीटा लिख सकते हैं, एरिया स्वेप्ट। ये DA है, लेकिन DA बाय DT लिखता एरियल स्पीड, तो हाफ R² D थीटा बाय DT, और D थीटा बाय DT कितना है? हाफ R² ओमेगा। अभी मजा नहीं आया? अब इस टर्म को m से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, mR² ओमेगा बाय 2m, mR², मास m इंटू R², मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट, पॉइंट मास है, इंटू ओमेगा, आई ओमेगा लिखा है, और आई ओमेगा का प्रोडक्ट एंगुलर मोमेंटम लिखा है, और एंगुलर मोमेंटम हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है इस पॉइंट के अबाउट, क्योंकि फोर्स हमेशा उसी से पास हो रहा है, बट एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट अबाउट सन। सिंस फोर्स ऑलवेज पासिस थ्रू सन, दैट्स व्हाई एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो दरअसल तीसरा कुछ और नहीं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम था, कि एंगुलर मोमेंटम इसके अबाउट कंजर्व्ड है। लेकिन कमाल की बात यह है, ये तब आया था जब न्यूटन्स लॉ थे ही नहीं। जब न्यूटन्स लॉ आएगा तब F इक्वल टू ma आएगा, तब टॉर्क इक्वल टू I अल्फा आएगा, तब लीनियर और एंगुलर मोमेंटम डिफाइन होंगे, बाद में वो कंजर्व्ड होंगे। समझ गए? न्यूटन तो बाद में आते, लेकिन उन्होंने पहले ही, इसीलिए उनको कि अब देखिए हम प्रूव कर पा रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात, हमने कहा एंगुलर मोमेंटम तो वैसे ही कंजर्व था। जैसे ही इसी को मैं नाम बदल दूं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, तो हम कहेंगे फोर्स हमेशा इससे पास हो रहा है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात इसलिए है क्योंकि ये तब था जब एंगुलर मोमेंटम नाम ही पता नहीं था, उन्होंने तब कहा, इसीलिए उन्होंने एंगुलर मोमेंटम नहीं कहा, उन्होंने कहा ये एरिया हर जगह से मिल रहा है। ये हिंट थी न्यूटन के लिए कि न्यूटन ने ढूंढा कुछ कांस्टेंट है। अब ये क्या चीज कांस्टेंट है और क्यों कांस्टेंट है, ये उन्होंने निकाल दिया कि दरअसल ये कुछ और नहीं एंगुलर मोमेंटम था। तो उम्मीद है ये समझ पा रहे होंगे केपलर ने बहुत बड़ा काम किया था कि उस समय जब कुछ ही नहीं पता था और उन्होंने ये बता दिया। ठीक है, और ऑब्वियसली न्यूटन तो खतरनाक थी। तो हमने इन शुरू में दो के प्रूफ की बात नहीं कर रहे हैं,
लेकिन हम इन फॉर्मूले को, इन लॉज को एज अ लॉ याद रखेंगे कि पहला लॉ ऑफ ऑर्बिट है, दूसरा लॉ ऑफ टाइम पीरियड है और तीसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। लेकिन हम उस टर्म में नहीं लिखेंगे, इसको लॉ ऑफ एरिया के टर्म में लिखेंगे। हाँ, ये एक्सप्रेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक्सप्रेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, सीधे इसमें थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि सीधे यही पूछा जाता है कि हमें इसका यूज करना है कि सेम टाइम में सेम एरिया कवर अप करेगा। जैसे क्वेश्चन में उसका वैरायटी बताता हूं, ऐसा जैसे पूछा होता कि यहां से यहां जाने में टाइम और यहां से यहां जाने में, ये T1 है, ये T2 है, मेजर एक्सेस माइनर एक्सेस, किसमें टाइम ज्यादा लगेगा? T1। या तो ऐसे समझिए कि जब मैं T1 की बात करूं तो डिस्टेंस कवर्ड दोनों जगह बराबर है, लेकिन यहां चीजें स्लो थी, यहां स्लो थी, यहां फास्ट है, यहां समझ। तो T1 ज्यादा होगा T2 से, एक तरीका, डिस्टेंसेस बराबर है, आ गया समझ में। और यहां स्पीड स्लो थी। या एरिया से निकालो तो एरिया मत ले लेना ये वाला, एरिया ये वाला। अब एक का एरिया ये है, एक का एरिया ये, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बराबर है, तो जिसका एरिया ज्यादा होगा उसको टाइम ज्यादा लगेगा, तो इस वाले को टाइम ज्यादा लगेगा। पक्का समझ गए? तो ये टाइम ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। तो क्वेश्चन जनरली इस तरीके से आते हैं, ठीक है। इसमें मैक्सिमम न्यूमेरिकल लगभग सभी इसी पे होते हैं। डीसीटी में भी बहुत सारे दिखे थे कि हमें रेशियो निकालना था टाइम पीरियड का, तो मैक्सिमम न्यूमेरिकल इस पे बेस्ड होंगे, ठीक है। जनरली सर्कल के लिए प्रूफ पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक ही जगह स्मॉल आर रेडियस लिख देंगे हम। तो एक एग्जांपल देखिए, जैसे यहां वेलोसिटी v होती, सेंटर से डिस्टेंस ये 2r, मास m फिक्स्ड। अब पूछा होता पहला स्पीड नीडेड टू मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट। स्पीड नीडेड टू escape if speed is 0, find speed with which it collides. Minimum speed needed to avoid collision. जैसे ये था क्वेश्चन। और एक और क्वेश्चन पूछता हूं, इफ v इक्वल टू gm by r 2r 2/3 gm by r, describe trajectory। तो क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे। ये अगर सेंटर से डिस्टेंस r है, अगर वेलोसिटी gm by r हो गई तो क्या होगा? सर्कल। और अगर वेलोसिटी 2gm by r से बड़ी हो गई तो स्केप कर गया। इसका मतलब वी विल हैव टू मेक श्योर वेलोसिटी डजंट एक्सीड दिस वन, इससे बड़ी ना हो जाए। इससे अगर वेलोसिटी इससे छोटी है तो इलिप्स आएगा और बाउंडेड ऑर्बिट आएगी, इलिप्स आएगा, ऑर्बिट बाउंडेड होगी। और शायद ये समझ रहे होंगे यहां क्या हुआ है, टोटल एनर्जी पॉजिटिव हो गई है। सोचो, यहां टोटल एनर्जी नेगेटिव है, तो टोटल एनर्जी नेगेटिव है तो बाउंडेड है, पॉजिटिव है या जीरो है तो स्केप कर जाएगा। तो गारंटीड अगर सर्कुलर ऑर्बिट है तो यहां टोटल एनर्जी गारंटीड नेगेटिव होगी, तभी तो बाउंडेड है। तो हर बाउंडेड सिस्टम की टोटल एनर्जी नेगेटिव होगी। तो एक और लास्ट में पूछ लूं, 2gm by r डिस्क्राइब ट्रेजेक्टरी। तो सबसे पहले हम कोशिश करें कि टोटल एनर्जी से अंदाज लगा लें सिस्टम बाउंडेड है कि नहीं। तो या तो टोटल एनर्जी से अंदाज लगाओ या वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी से कंपेयर करो, एक ही चीज है। अब हमें यह तो पता चल गया कि एक पर्टिकुलर स्पीड है जिस पे ये सर्कल में घूमेगा, एक पर्टिकुलर स्पीड है जिस पे ये भाग जाएगा। ये v स्केप तो ये भाग गया, कभी वापस नहीं आया। तो और ये हमारी v ऑर्बिटल है,
तो शायद ये समझ में आ गया होगा, अगर ये केस बना है तो ये v की वैल्यू v ऑर्बिटल से v स्केप के बीच में, ऑर्बिटल से बड़ी है, भागने की कोशिश तो करेगा, भाग नहीं पाएगा क्योंकि स्केप से छोटी है। और ये वाला केस v ऑर्बिटल से छोटी है। लेकिन शायद एक और बात समझ में आ रही है, एक कोई स्पीड ऐसी होगी जिस स्पीड पे ये इसको टच कर जाएगा, जिस स्पीड पे ये इसको टच कर जाएगा, उससे कम रखोगे तो ये इससे कोलाइड कर जाएगा। तो अब पूरा क्वेश्चन बिल्कुल सीधे सीधे समझ में आ रहा है। पहला पूछा है वेलोसिटी नीडेड टू मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट, मतलब v हो, तो पहले का आंसर √gm/r, और r की वैल्यू शायद 2r। वेलोसिटी नीडेड टू स्केप 2gm/r, इसका √2, तो ये बना gm/r। अब इसी से समझ में आ रहा है कि ये जो केस है 2/3 gm/r स्केप से कम है। पांचवा, स्केप से कम है तो ये तो इलिप्टिकल ऑर्बिट आएगा, लेकिन ये स्केप से ज्यादा है। इससे कंफ्यूज मत होइए कि स्केप के बराबर है, ये स्केप सरफेस का है, उस पॉइंट पे जो स्केप आएगा वो कम आएगा, तो उससे तो ये ज्यादा है। एक्चुअली उस पॉइंट का स्केप ये है, इस पॉइंट का स्केप इस पॉइंट की ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर है, ठीक है। तो इस पॉइंट का स्केप ये है और उससे ज्यादा है, मतलब ये पक्का स्केप कर जाएगा। तो इसका तो डिस्क्रिप्शन समझ में आया, स्केप करेगा, ये बाउंडेड ऑर्बिट में घूमेगा, ठीक है। इफ वेलोसिटी इज 0 फाइंड वेलोसिटी विथ विच इट कोलाइड्स, तो वेलोसिटी 0 है तो ये क्वेश्चन सीधे ही है, तो ये ड्रॉप करने वाला केस हो गया। लेकिन हम जानते हैं √2gh नहीं लगा सकते, तो आपको इन दो के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम लिखनी पड़ेगी। तो gmm/2r प्लस 0 माइनस gmm/r प्लस हाफ mv²। आ गया समझ में? स्मॉल m स्मॉल m स्मॉल m काटा, ये इधर गया, तो gm/2r हाफ v²। तो आंसर आया थर्ड का वेलोसिटी gm/r। सॉल्व करके निकला, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया। ये अलग बात है, कोइंसिडेंस है कि इसके बराबर है, डेटा इस तरह है कि वैल्यू बराबर है, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये इसके बराबर निकलेगा। तो ये 3 क्वेश्चन सीधे समझ में आ गए। चौथा क्वेश्चन कुछ नया है, हमें यह पता है कि ये यहां से आया और हमें इस बार इसकी ऑर्बिट पता है, ये पक्का इसकी ऑर्बिट ये है। ये जस्ट कोलिजन वाला केस है, इससे छोटी स्पीड पे टकरा जाएगा, बड़ी स्पीड पे नहीं टकराएगा। तो अब हमें ये केस चाहिए। अब जरा समझिए, ये एलिप्स है जिसका फोकस S1 ये है, S2 ये है? ये लेंथ R है, ये लेंथ 3R है, शायद 2R है, 2R सेंटर से 2R था ना, तो एक सेंटर से 2R है, एक सेंटर से R है। ये एलिप्स है, तो एलिप्स की सेमी मेजर एक्सिस 2a की वैल्यू 3r, a की वैल्यू 3r/2। r मिनिमम r है, r मैक्सिमम 2r है। कुछ समझ में आया? लेकिन अब मुझे चाहिए स्पीड पूछी है, तो इस पॉइंट की स्पीड हमसे पूछी है, लेट इट बी v1 या v मान ली, तो इस पॉइंट की स्पीड कुछ v' होगी। अब एक तो तरीका है कि इन दोनों में वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, एक इक्वेशन, लेकिन वेरिएबल तो हमारे पास 2 है, तो हमारे पास इक्वेशन एक और चाहिए। कौन सी? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि हमें इस बार यह पता है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट सन, एक इक्वेशन। तो सन के अबाउट एंगल या प्लेनेट जो भी है, अबाउट कैपिटल है, सेंटर। तो ये आया mv2r इज इक्वल टू mv'r, मतलब v' की वैल्यू मिल गई 2v। कोई दिक्कत तो नहीं? और यहां डायरेक्ट रेशियो में सोच सकते थे, ये r है, ये 2r है, तो यहां स्पीड v है तो यहां 2v होगी, तभी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। तो v1r1 इक्वल टू v2r2, एक इंफॉर्मेशन मिल गई। तो इससे
ये समझ में आया कि अगर हमारा इस पॉइंट पे ही वी मैक्स है, आर मिन 2v, वी मिन v, ये समझ में आया। दरअसल ये जो स्पीड है ये पूरी ऑर्बिट की सबसे कम स्पीड है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट फारदेस्ट पॉइंट है और स्टार्टिंग पॉइंट ही हमारा अपोजी है। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा अपोजी है, पक्का समझ में आया, ऑर्बिट से समझ में आ रहा है। तो वहां पे डिस्टेंस सबसे बड़ा, स्पीड सबसे कम, मतलब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। अब हमें एक और इक्वेशन चाहिए, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन पॉइंट ऑफ पेरिजी एंड अपोजी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी माइनस जी एम एम बाय 2r हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी एम एम बाय आर प्लस हाफ एम वी डैश स्क्वायर। लिख सकता हूं, ये वी डैश है। अब ये इधर ले गए तो जी एम एम बाय 2r हाफ एम 2v होल स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये 3/2mv स्क्वायर, ये जी एम एम बाय 2r, m से m कटा, 2 से 2 कटा, तो वेलोसिटी आई जी एम बाय 3r। हम इतनी वेलोसिटी से फेंकेंगे कम से कम, तब जाके कोलिजन नहीं होगा। तो ऑब्वियसली रियलिटी में आंसर हमारा आया जी एम बाय 3r। हमें इससे ज्यादा से ही फेंकना पड़ेगा। कुछ समझ में आया कि हमारे पास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या थी? एक एनर्जी कंजर्वेशन तो था ही, एक एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन था, और दोनों लगाने पे हमारा आंसर मिल गया। अब देखिए 5वां क्वेश्चन। अब इसमें हमें क्वेश्चन में दे रखा है वेलोसिटी 2/3 gm बाय r है, और प्रीवियस डेटा देखें तो ये इससे बड़ी है, मतलब कोलिजन तो नहीं होगा। इवन ये इससे भी बड़ी है, तो कोलिजन होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ऑर्बिटल स्पीड से बड़ी है। इसका मतलब ये केस ये है। ये समझ में आया? क्योंकि सर्कल में घूमता उससे तो बड़ा है, लेकिन स्केप से छोटा है, मतलब वापस जरूर लौटेगा। बस अंतर क्या आया कि स्टार्टिंग पॉइंट हमारा पेरिजी, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा पेरिजी है। समझ गए? मतलब ये मैक्सिमम स्पीड है। यहां जो स्पीड आएगी उससे तो कुछ कम ही आएगी। समझ गए? तो ये मिनिमम डिस्टेंस है 2r। तो ये डिस्टेंस हमें पता भले नहीं, लेकिन ये हमें r जो अननोन है, ये डिस्टेंस 2r से पक्का बड़ा आएगा। अब यहां पे दिक्कत है, हमें ये स्पीड भी नहीं पता। पिछली बार चीजें आसान हो गई थी, इनका रेशो पता था। इनका रेशो पता था तो हमने एक v और एक 2v मान लिया था, एक ही वेरिएबल बचा था। अब रेशो नहीं पता, वेरिएबल दो है। क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल हैं तो दो इक्वेशन हमेशा से मौजूद है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एम वी 2/3 gm r 2r इज इक्वल टू एम वी आर। एक इक्वेशन। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, और ये पॉइंट आसान है क्योंकि 90 डिग्री है, तो सीधे mvr, सीधे mvr। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ये बनेगा इनिशियली gmm बाय 2r प्लस हाफ m 2/3 gm बाय r, फाइनली gmm बाय r हाफ m v स्क्वायर। ये दूसरा रिलेशन। जरा इसको सॉल्व करें तो ये दरअसल पोटेंशियल है, ये दरअसल काइनेटिक है, और कंबाइन करने पे टोटल है -1/2 प्लस 1/3 -1/6। बस मैं ये बता रहा हूं कि ये जो टोटल एनर्जी है नेगेटिव है। इट मेक श्योर कि सिस्टम बाउंडेड है, मतलब आर का रूट पक्का मिलेगा। ठीक है? प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, और v की वैल्यू वहां से उठा के छाप दो,
गए, सो दैट आर में क्वाड्रेटिक बन जाए। हाफ एम वी की वैल्यू यहां से उठा के छापूं तो ये बनेगी 2/3 जी एम बाय आर अंडर रूट 2r बाय आर होल स्क्वायर। तो ये बना जी एम एम बाय 6r माइनस जी एम एम बाय आर प्लस 2 से 2 कटा, इस 2 से 2 कटा, ये 4/3 जी एम एम आर बाय आर स्क्वायर। एक आर स्क्वायर ऊपर, एक आर नीचे, एक आर कट गया, स्मॉल आर स्क्वायर नीचे आ गया, समझ गए। 2 से ये वाला 2 कट गया, स्क्वायर होगा, इसका 4 बचेगा, इसका 3 बचेगा। अब जीएमएम बाय आर काट दो, -1/6 इज इक्वल टू -r बाय आर प्लस 4/3 r बाय आर का होल स्क्वायर। ये r बाय आर में क्वाड्रेटिक बन गई, तो रूट आ गए 2r और 4r। रूट बड़े अच्छे है, एलसीएम लेके r में क्वाड्रेटिक बना सकते हैं अगर ये अजीब सा लग रहा है तो, ठीक है। स्मॉल r में क्वाड्रेटिक बना सकते हैं, जैसे r² / 6 माइनस r प्लस 4r स्क्वायर, ठीक है, बाय 3 इधर भेजो, 3 2 इधर भेजो, 8r स्क्वायर 6r स्क्वायर। ये इक्वेशन बनी, r स्क्वायर माइनस 6r प्लस 8r स्क्वायर इक्वल टू 0। इसके फैक्टर दिख रहे हैं, -4r प्लस 2r, 4r इंटू 2r, स्मॉल r इज इक्वल टू 2r और 4r। अब एक मिनट, पहले ये है कि मैंने कैसे इतने जल्दी निकाल दिया था, क्योंकि 2r वन ऑफ द सॉल्यूशन था ही। क्योंकि दरअसल हम क्या कर रहे हैं, इसकी एनर्जी इसके बराबर, मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं, तो खुद के साथ ही तो सेटिस्फाई करेगा। आर में क्वाड्रेटिक बनेगी तो उसके 2 रूट आएंगे, हमें पता है आंसर तो एक ही है, तो दूसरा रूट क्या है? दूसरा रूट जब खुद के साथ सॉल्व हो गया हो, क्योंकि खुद की एनर्जी खुद के बराबर है, खुद का मोमेंटम खुद के बराबर है, तो एक बार स्मॉल आर की वैल्यू 2r आएगी और जो दूसरी वाली वैल्यू आएगी वो हमारी काम की। तो मुझे 2r तो पता था, दूसरा चाहिए था, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट चेक कर लिया कि क्या क्वाड्रेटिक बनती, उसका कांस्टेंट हम क्या बनता, उससे अंदाज लगा लिया, ठीक है। ओवरऑल इसके बाद है ऑन सॉल्विंग रूट आ गया। ऑन सॉल्विंग स्मॉल r के 2 रूट हैं, 2r एंड 4r, ये हमारा रिक्वायर्ड रूट है। और जैसे कि हमें उम्मीद थी 2r से बड़ा आएगा, तो हमें पहले से पता था कि आंसर ज्यादा बड़ा आएगा। तो अब हम इसके बाद बाकी सब चीजें दे पा रहे हैं। देखिए v मिनिमम, स्टार्टिंग ही v मिनिमम है, लेकिन v मैक्स पूछा होता, सॉरी स्टार्टिंग v मैक्स है, v मिनिमम पूछा होता तो ये 2r आया, ये 4r आया, 1:2 है, तो v मिनिमम हाफ ऑफ 2/3 gm बाय r। इसके बाद मेहनत नहीं करनी, क्योंकि डिस्टेंस का रेशियो पता है, स्पीड का रेशियो उनका इनवर्स होगा। तो ये इस तरीके से हमने सॉल्व किया। तो समझ में आया? तरीका बड़ा आसान था कि हमने अननोन माने 2 इक्वेशन लिखी, दोनों को सॉल्व किया। क्वेश्चन ये कह रहे थे कि ऑर्बिट चेंज करना हो तो कैसे करें, तो नहीं करते हम। एक बार हम प्रोजेक्ट करते हैं, एक ऑर्बिट हमने डिसाइड कर ली, उसी ऑर्बिट में घूमेगा। तो जब ऑर्बिट में फेंकते हैं तो बिग क्वेश्चन ये आता है कि रॉकेट तो हम सीधे फेंक रहे हैं, फिर ये ऐसे कैसे घूम गया। तो ये रॉकेट ऐसे जाता है और ऐसे 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 सैटेलाइट को प्रोजेक्ट करता है। जब सैटेलाइट को प्रोजेक्ट करना होता है, चूंकि वेलोसिटी ये वाली तो मिल गई, हाइट पे तो पहुंच गए, तो अब उल्टी डायरेक्शन में रॉकेट फेंकेंगे, उल्टी डायरेक्शन में थ्रस्ट चेंज करेंगे। दरअसल इसके थ्रस्टर मूव कर सकते हैं, तो थ्रस्टर अपनी डायरेक्शन बदलेंगे, ठीक है। जैसे मुझे इसको मोड़ना है इस तरफ, तो मुझे थ्रस्टर लगाने होंगे इस डायरेक्शन में, ऐसे थ्रस्टर लगाए, धक्का इधर लगाए, ये मुड़ गया। अरे किसी चीज को मोड़ना है, ऐसे जा रहा था, मोड़ना है तो क्या करेंगे, फोर्स चाहिए हमें, और अंदर फोर्स कब मिलेगा, जब थ्रस्टर पीछे आएंगे। तो रॉकेट में जो पीछे आग फेंकने वाले होते हैं वो रोटेट हो सकते हैं, ठीक है। तो वो हम रोटेट करके इसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। फाइनली हम जो बिठाते हैं इस पे,
ऑर्बिट पे, वो रॉकेट नहीं बिठाते हैं। रॉकेट सिर्फ एक व्हीकल है, रॉकेट अपने आप में कुछ नहीं है। रॉकेट का काम है उधर जाके सैटेलाइट को रख के आना, और खुद मर जाओ कोई दिक्कत नहीं। तो रॉकेट क्या करता है कि रॉकेट थ्रस्ट लगाता है, और थ्रस्ट इस तरह लगा लगा के उसको एक ऑर्बिट में सेट कर दिया, फिर रॉकेट अलग हो गया, सैटेलाइट अलग हो गई। और तो सैटेलाइट के पास अब कुछ नहीं है, फ्यूल व्यूल रॉकेट रॉकेट। अब सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट नहीं बदल सकती। तो अगर आपने प्रिसाइजली सेट कर रखा है तो जिंदगी भर सैटेलाइट ऐसे ही घूमती रहेगी। लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली क्या होता है कि सैटेलाइट हम इतना प्रिसीजन के साथ वहां रख नहीं पाते, तो समय के साथ सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट लूज करने लगती है, क्योंकि एग्जैक्टली वैल्यूज नहीं है। अगर एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है तो एग्जैक्ट सर्कल नहीं होगा, तो धीमे धीमे एरर आएगी। समझ गए? ठीक है, तो जितने साल तक चलेगी तब तक ठीक है, जो ही सिग्निफिकेंट एरर आ गई ऑर्बिट फिर हमारे काम की नहीं रही। तो ऐसे ही होता है, सैटेलाइट इतने साल तक काम करती है, इतने साल तक काम करती है, इस तरीके का कुछ होता है। तो रॉकेट का काम सैटेलाइट को प्रोजेक्ट करना है, उसके बाद रॉकेट का काम खत्म हो गया। वो रॉकेट हम वापस भी नहीं ला पाते। टेस्ला ने ये कहा है कि जो रॉकेट वापस छूटते हैं हम उनको वापस बुला सकते हैं, और एक करके भी दिखाया है। लेकिन ये थ्योरेटिकली ऐसा नहीं है कि सभी के सभी रॉकेट वापस आ जाएंगे। टेस्ला कंपनी स्पेस एक्स कंपनी है, ठीक है। हाँ, तो एलन मस्क तो ये कहा था नासा से कि जो आप रॉकेट भेजते हो, रॉकेट से आपने उसको भेजा, अब वापस रॉकेट आपको पता ही नहीं है कहां गया, आपने भेजा रॉकेट खत्म, क्योंकि आप उसको ट्रैक नहीं कर पा रहे हो कि वापस कब आएगा, कहां गिरेगा, और उसको रीयूज कर सकते हैं। क्योंकि एक तरीके से वहां भेजना ही उसका काम है, वापस बुलाना काम नहीं है हमारा। तो इन्होंने कहा हम ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं कि जिससे हम भेजने के बाद उसको कंट्रोल करके वापस बुला लेंगे, और वापस बुला लेंगे तो हम उसको रीयूज कर देंगे। तो ने एक डेमो करके भी दिखाया और वाकई में ये कर दिया, लेकिन ये फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी अब भी नहीं है। अभी एक प्रोफेसर ने बड़ा अच्छा डेमो दिया। एक प्रोफेसर ने अपने किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन दिया कि एक रॉड है, इस रॉड के मिड पॉइंट की रॉड स्लाइड कर रही है, ट्रेजेक्टरी क्या होगी? क्वार्टर सर्कल होगा, ठीक है। बच्चे ने कंप्यूटर निकाला और तुरंत ऐसे ऐसे कोड वोड लिखा, पाइथन में एक कोड लिखा, और पाइथन में कोड लिख के आधा घंटे बाद दे दिया, देखो इसका ये आ रहा है सर्कल। प्रोफेसर ने कहा कि तुमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यूज किए होंगे? बोले कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है? मतलब समझिए कि उसको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पता नहीं था, लेकिन टेक्नोलॉजी ने दिमाग बंद कर दिया। अदरवाइज इसकी ट्रेजेक्टरी सीधे दिख रही है, यहां से इस पे डालो, इस पे ये परपेंडिकुलर डालो, तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर निकल आए, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, ये लेंथ l/2 है, ये अगर l/2 है तो गारंटीड ये लेंथ l/2 है। तो कहीं भी पॉइंट मूव कर रहा है, सेंटर से डिस्टेंस l/2 है, तो पक्का इसकी ट्रेजेक्टरी ये वाला पार्ट है। मतलब ये 5 सेकंड में होने वाली चीज थी जिसको आधा घंटा लगा, और आधा घंटा के बाद भी चीजें पता नहीं है। ये टेक्नोलॉजी हमारी ब्रेन को खा रही है कि हम जिस चीज को कॉमन सेंस से कर सकते हैं नहीं करते। इवन इसका और अच्छा एग्जांपल है, जैसे दो लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अरे यार ये कब हुआ था, वो डिस्कशन लंबा नहीं खिंचता, तुरंत गूगल पे समझ गए, तुरंत गूगल टाइप कर देते और मिल जाता है। तो हम अपनी ब्रेन को खराब कर रहे हैं इससे। कैलकुलेशन, अब जिसके हाथ में मोबाइल है वो कैलकुलेट नहीं करता, से 28 × 29 है, कोई नहीं करेगा। जैसे किसी से कहा कि बताओ 24 × 26 है, पहले कैलकुलेटर ऑन करेगा 24 × 26, जबकि दिख रहा है ये 25² - 1² लिखा है, लेकिन हमने ये सोचना बंद कर दिया है। तो जब तक टेक्नोलॉजी आपके हाथ में होगी, आप इवन क्वेश्चन अगर नहीं बनेगा ना, तुरंत क्वेश्चन गूगल पे टाइप करोगे अगर आपके पास गूगल है तो। और आधे बच्चे ये कर रहे हैं आप में से। घर के लिए कुछ क्वेश्चन दिया, आपको लगा कि ये क्वेश्चन किसी किताब का हो सकता है, आपने गूगल पे उसकी लैंग्वेज छाप दी, शुरू के पहले पेज पे 5-6 सर्च में कहीं उसका सॉल्यूशन मिल गया, और आप खुश हो गए कि आपने उसको सॉल्व कर लिया। तो आपने सॉल्व थोड़ी किया, आपने सॉल्यूशन पढ़ा है, ठीक है। ऐसे करके आप पूरा 2 साल निकाल लोगे। बिल्कुल ये सही था अगर आपको उस समय गूगल अलाउड हो पेपर देते समय। मैं इनके इस अगेंस्ट नहीं हूं ऑनलाइन इस सबके, लेकिन तब मैं उसका फेवर करूंगा जब आपके एग्जाम में वो चीजें टूल्स अलाउड हो। चलो, तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन दे देता हूं, वेलोसिटी कितनी है? √2gm/r। ओके, तो ये स्केप कर जाएगा बस।
ये स्केप कर जाएगा। और हां, इसमें हम ये चीज जरूर बता सकते हैं कि हाइपरबोला होगा ऑर्बिट, और हम ये भी बता सकते हैं कि इंफिनिटी पे इसकी स्पीड कितनी होगी। स्पीड एट इंफिनिटी, क्यों? क्योंकि gmm by 2r, हाफ m 2gm by r माइनस gmm by इंफिनिटी हाफ m v स्क्वायर। ये समझ रहे हैं? हम इंफिनिटी पे इसकी स्पीड बता सकते हैं। और जरा देखिए यहां टोटल एनर्जी, ये gmm by r लिखा है, ये माइनस gmm by 2r लिखा है, ये पॉजिटिव आई gmm by 2r, और पॉजिटिव आई मतलब अनबाउंडेड सिस्टम, हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर, तो वी फाइनल अंडर रूट gm by r।